हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस डोलीडोज, जहां पर हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको मेरा प्रोफाइल अंकित शाह के नाम से मिल जाएगा। मुझे फॉलो करने के बाद आप अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, फ्री टेस्ट दे सकते हैं और फ्री में क्विजेस भी कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए नीचे दिया हुआ कोड अंकित 2021 यानी अंकित 2021 इस कोड का इस्तेमाल करना है। ये कोड इस्तेमाल करते ही आप अनअकैडमी की सारी फ्री सर्विसेज का एंजॉय कर पाएंगे। मुझे फॉलो करने के लिए प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अनअकैडमी पर दो तरह की क्लासेस अवेलेबल होती हैं, फ्री और प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस में आपको मिलती हैं एमसीक्यू क्लासेस, जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस क्लासेस में आपको मिलती हैं थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस, जहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं, जो कि आपकी तैयारी को सिस्टमैटिक बना देते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई कराई जाती है और आपको हर विषय में पारंगत बना दिया जाता है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ प्लस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको मिलती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, फुल सिलेबस कवरेज, फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक बना देते हैं। हाल ही में अनअकैडमी ने 22 दिसंबर से एक नया बैच स्टार्ट किया है, जो है टारगेट सीटेट 2022। तो अगर आप लोग भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करके आप ईवीएस, साइंस, सीडीपी, इंग्लिश, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लास में जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और ये बैच ज्वाइन करने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 699 6 मंथ और 899 12 मंथ्स में मिल जाएगा। लास्टली अंकित 2021 अंकित 2021 ये मेरा कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट और क्विजेस को अनलॉक कर पाएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी पा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जिसको कहते हैं, जी हाँ, वायुदाब नापने वाला यंत्र यानी कि एयर प्रेशर नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थर्मामीटर, बैरोमीटर, सीज्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर। इन चारों में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, तो चुनाव कीजिए। और जब तक आप चुनाव करते हैं तब तक आपके कमेंट्स देख लेता हूं। तो सभी लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सबसे पहली बात तो। और चलिए, आप लोगों के कमेंट्स भी आने लगे होंगे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बैरोमीटर। बैरोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बीटी कपास, ठीक है, जिसको हम लोग बीटी कॉटन के नाम से भी जानते हैं, ये बताना है आपको ये किस तरह का पौधा है। एक ट्रांसजेनिक पौधा है
एक संकर पौधा है, प्राकृतिक पौधा है या फिर औषधीय पौधा है। तो बीटी कपास किस तरह का पौधा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है बीटी कपास, जो कि कीटनाशक को खुद ही उत्पन्न कर लेता है और इसमें ऊपर से कोई भी कीटनाशक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? यहां पर H2S, SO2, HCl और N2, यहां पर 4 वायु प्रदूषक दिए हैं। आपको बताना है इसमें से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि है SO2। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा SO2। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 4। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा होगा कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, सवाना या फिर मरुस्थल। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा परिस्थिति तंत्र करता है? सबसे ज्यादा वनस्पति, सबसे ज्यादा जानवरों की प्रजातियां किस परिस्थितिकी तंत्र में, किस इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलती हैं? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, जिनको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कच्चे आमों को पेड़ से तोड़कर पकाने के काम में प्रयोग में लाया जाता है। उस रसायन का नाम आपको बताना है। 4 रसायन यहां पर आपको दिए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि फलों को जो है पहले कच्चा ही जो है पेड़ से तोड़ लिया जाता है, उसके बाद उनमें केमिकल लगाकर उन्हें रख दिया जाता है, जिससे कि केमिकल लगने की वजह से एक रात में ही वह पक जाते हैं। तो आम को पकाने में प्रयोग होने वाला केमिकल कहलाता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या कहलाता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर पढ़ते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? यानी गंदा पानी पी लो तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफाइड फैलता है, एड्स फैलता है, एनीमिया फैलता है या फिर टिटनेस फैलता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, दूषित जल पीने से फैलने वाली बीमारी बताइए साथियों, क्या हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये दूषित जल पीने से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपके सामने। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको पता है कि मुख्यतः 6 गैसेस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जो पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये 4 गैसें हैं। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ठीक है, बेसिकली बीज जो है 2 तरह के होते हैं। कुछ बीज होते हैं जो 2 भागों में आसानी से बढ़ जाते हैं
और उनके बीच से अंकुर निकलता है। तो आपको यहां पर बताना है कि द्विबीजपत्री पौधा इनमें से कौन सा है। केला है, बांस है, गन्ना है या फिर सरसों है। सरसों जिसको हम लोग राई भी कहते हैं, जिससे कि कच्ची घानी का ऑयल निकाला जाता है। तो द्विबीजपत्री पौधा आपको बताना है कौन सा हो जाएगा साथियों। द्विबीजपत्री के उदाहरण है जैसे कि मटर, चना, ये द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। तो इसी क्रम में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सरसों। सरसों के दाने के भी दो भाग आसानी से हो जाते हैं और सरसों जो है वो एक द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पौधे में जल जो है उसके जड़ों में डाल देते हैं, लेकिन जड़ों में डालने की वजह से वो पूरा पानी जो है पौधे के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। तो पौधे के हर एक हिस्से में जल पहुंचाने का कार्य कौन सा क्या करता है ये आपको बताना है। फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या पैलिसेड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा, गैस कर लीजिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो दोस्तों पौधों में जल अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होता है जाइलम। क्या जिम्मेदार होता है? जाइलम जिम्मेदार होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाइलम। चलिए पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसमें से प्रथम साहित्य स्रोत बताना होगा आपको कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूं, जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है उसको प्रथम साहित्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। यहां पर पूछा जा रहा है कि वायुमंडल के 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार पाया जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाई और ओजोन, आर्गन और ओजोन। तो दोस्तों 99% भागों पर दो गैसें पाई जाती हैं। पहली है नाइट्रोजन जो होती है 78%। कितनी भाई? 78%। और दूसरी गैस होती है ऑक्सीजन जो होती है 21%। इस तरह से 8, 1, 9 और 7, 2, 9 99% भागों पर वायुमंडल के भाग पर इन दो गैसों का विस्तार होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ावा देना। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? बताइए शुष्क मिट्टी की विशेषता बतानी है। पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, उसमें अधिक जल होता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है या फिर मिट्टी कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 14, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। बताइए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो जी हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जब लगातार परीक्षाएं होती रहती हैं उससे बालकों के अंदर परीक्षा का भय नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पर परागण द्वारा, बीज प्रकीर्ण द्वारा, चुनकर चरने द्वारा या रोग फैलाकर। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चुनकर चरना। क्या होता है कि जो पशु हैं वो मैदान में कई सारी तरह की वनस्पति उगी होती है, उसमें से कुछ वनस्पति को वो चुनकर चर लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। इसलिए एक वनस्पति जो उनको पसंद होती है उसकी कमी हो जाती है, जो उनको पसंद नहीं होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चुनकर चरना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 पर। यहां पर 4 ऑप्शन है, कैल्शियम और विटामिन ई, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। आपको बताना है स्वस्थ अस्थियों के लिए यानी कि मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन और कौन सा पदार्थ जो है आवश्यक होता है हड्डियों को अगर आपको मजबूत बनाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम और विटामिन डी। ये दोनों ही पदार्थ ऐसे हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। चलिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आप सभी को पता है। जी हाँ, ना तो माउंट एवरेस्ट भारत में है कि ऊंची चोटी है, ना ही कंचनजंगा है और ना ही धौलागिरी है। जो सबसे ऊंची चोटी भारत की है वो है माउंट K2। कौन सी है? माउंट K2। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में की खेल विधि आधारित है, बताइए किस पर आधारित है? शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शिक्षक के विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताना है, क्या होगा? ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। सॉरी दोस्तों। तो सबसे निचली परत जो है वो होती है ऑप्शन नंबर 4, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या फिर थकान। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी। तो आज की क्लास के लिए 20 क्वेश्चंस ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपको कल की क्लास में करवाए जाएंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।